बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने कुछ कल्चर के बारे में कि कल्चर कैसे रिफ्लेक्ट करता है। अगर कंज्यूमर बिहेवियर की हम बात कर लें तो कल्चर में फिर सब कल्चर का क्या वो बिहेवियर कंट्रीब्यूशन है। इसी तरह हमने फिर उसमें जो है सोशल फैक्टर्स को भी पढ़ लिया कि उसमें कौन कौन से हैं, फिर सोसाइटी में क्या है, फिर सोशल क्लास में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कैसे वो आपका बाइंग बिहेवियर रिफ्लेक्ट होता है, उसमें पर्सनालिटी का क्या काम है। तो वो हमने उस पर ज़्यादा डिस्कशन की। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कि एक बंदे की पर्सनल चॉइस या बाइंग चॉइस जो है वो कैसे इन्फ्लुएंस होती है। तो उसमें हमारे पास जो है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में है मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग एंड बिलीव एंड एटीट्यूड्स। अब मोटिवेशन क्या है असल में, पहले आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। मोटिवेशन इज बेसिकली द रीजन ऑफ एन एक्शन दैट गिव पर्पस और डायरेक्शन टू द बिहेवियर। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? कि कोई एक ऐसा बिहेवियर, कोई एक ऐसा अमल जो आपके बिहेवियर को डायरेक्ट कर सके, आपके बिहेवियर को डायरेक्ट कर सके। वो कैसे? जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं, क्या करते हैं जी? अप्रिशिएट करते हैं कि यार आपने बड़ा अच्छा काम किया, तो वो मोटिवेट हो रहा है उस जॉब के साथ, उस इदारे के साथ, वो आगे बढ़ेगा। क्या करेगा जी? वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, दीज आर द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड इट इज इंक्लूडेड इन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कि कैसे वो कंज्यूमर बिहेवियर आपका अफेक्ट होता है। हम बुक में भी इसको डिस्कस करते हैं। अब जो से हैं उसमें जो है हमारे पास मोटिवेशन इज वन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। अब मोटिवेशन में हमारे पास एक मोटिव ड्राइव होता है। व्हाट डू यू मीन बाय मोटिव ड्राइव? मोटिव ड्राइव असल में इट्स अ काइंड ऑफ नीड जो आपको प्रेस करता है, डायरेक्ट करता है, ताकि आप सेटिस्फेक्शन हासिल करें। क्या करें जी? सेटिस्फेक्शन हासिल करें। ये आपका एक ऐसा नीड होता है जो आपको प्रेस करता है, आपको डायरेक्ट करता है। ठीक है, एक बंदे को डायरेक्ट करते हैं ताकि वो सेटिस्फेक्शन हासिल करे। जिस तरह आपको कहता हूँ कि जब आपने अच्छा काम किया तो आपको फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज मिल जाए, तो ये क्या है? आपके लिए एक मोटिव ड्राइव। व्हाट डू यू मीन बाय मोटिव ड्राइव? कि आपको खामखा एक ऐसा लालच देते हैं या आपको इस तरह की प्रेसिंग करते हैं, डायरेक्ट करते हैं ताकि वो आप सेटिस्फेक्शन हासिल। ठीक है, तो वो क्या है कि आपके लिए एक ऐसा अमल इसमें हमारे पास जो है अभी एक मोटिवेशन रिसर्च भी हुआ है जिसमें आपको मैस्लो थ्योरी का मैं बता दूंगा। मैंने पहले भी वजाहत किया था मैस्लो थ्योरी का। अब साइकोलॉजिकल लोग जो है साइकोलॉजिस्ट जिसको हम कहते हैं, वो हमें ह्यूमन थ्योरीज के बारे में बता देंगे किस तरह ह्यूमन मोटिवेशन हम उसको वो करते हैं। तो उसमें हमारे पास सबसे अच्छा थ्योरी जो है अब्राहम लिंकन, अब्राहम सॉरी मास्लो जी। ठीक है, तो इट वाज अबाउट मोटिवेशन और मोटिव। अब इसमें हम आते हैं कि हमारे पास वो मैस्लो थ्योरी क्या है जिसमें हम वजाहत करते हैं कि कंज्यूमर के एनालिसिस और मार्केटिंग के हवाले से इसका क्या उस पर इम्पैक्ट है, उसका इम्पैक्ट वहां पर कैसे जाते हैं और उसका इम्पैक्ट है क्या। ठीक है, तो अब आते हैं थोड़ा सा वो डिस्कस करते हैं। ये केस स्टडीज इंशाल्लाह जब क्लास स्टार्ट हो जाएगा तो केस स्टडीज को भी हम करेंगे इन दो क्लास में। तो हमारे पास मैस्लो, अब्राहम मैस्लो जो है उसने ये हमें बताया है कि इसकी कैटेगराइजेशन होती है जब हमारी नीड्स नहीं है, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। तो क्योंकि ये मोटिवेशन की तरफ ड्राइव जाते मतलब वो हमारा एक ड्राइव उस तरफ जाते कि किस तरह जब आपकी एक्चुअलाइजेशन नीड पे जाते हैं तो आपकी क्या क्या राय होती है जब आप बाइंग डिसीजन में हिस्सा लेते हैं। तो उसमें हमारे पास मैस्लो थ्योरी ने हमें ये बताया है कि सबसे पहले जो हमारे पास इस दुनिया में जब बंदा आ जाए तो वो जाहिर बात है तो वो उसका हुंगर और थर्स्ट होता है। बेसिकली हम इसमें यहाँ ये भी कह सकते हैं कि यार रोटी और मतलब आपको बेसिक चीजें फूड नेसेसिटी वो कहाँ पर आता है? आपका फिजियोलॉजिकल। ये असल में कैटेगराइजेशन है कि जब आपका ये फुलफिल हो जाए मतलब हुंगर एंड थर्स्ट, तो फिर आप सिक्योरिटी प्रोटेक्शन की तरफ जाते हैं
कि यार हम एक जगह पे रहे तो वो सेफ रहे, मैं जो कमा रहा हूँ जो मेरे पास हो तो उसकी सेफ्टी हो, ठीक है। और उसके अलावा जो है सेफ्टी नीड में आपकी सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन आ जाती है। फिर आप सोशल नीड, मतलब सोशल नीड में आपकी बिलोंगिंग, किसी के साथ शादी करना, उसके साथ रहना, ये भी एक सोशल नीड की तरफ आप जाते हैं कि यार हमारी वहाँ पर जो है अपने एक फैमिली हो, फिर उस फैमिली के साथ हम रहें, हमारे बच्चे हो, तो ये क्या है एक सोशल नीड की तरफ आप जा रहे हैं। फिर स्टीम नीड में क्या है कि आप अपने आप को रिकग्नाइज करते हो एक सोसाइटी में। मैं आपको इसका मिसाल किस तरह देता हूँ, जावेद अफरीदी। तो जावेद अफरीदी पहले कोई भी नहीं जानता था, उसके वो कज़न को जानता था शाहिद अफरीदी को, लेकिन जावेद अफरीदी ने अपने एक रिकग्निशन बनाया। पहले वो जो था ये दोनों स्टेज तो वैसे भी उसके पास वो थे, सोशल और सेफ्टी, और ये उसने अपना एक सेल्फ स्टीम बना ली। जब सेल्फ स्टीम बना लिया, ब्रांड वो किया, तो अब वो कहाँ पर है, सब एक्चुअलाइजेशन, जहाँ पर उसकी सेल्फ डेवलपमेंट हो गई है, लोग उसको जानते हैं पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, अफगानिस्तान में भी, और इसी तरह बांग्लादेश और हर जगह पर जो है, तकरीबन दुबई में भी लोग उसको जानते हैं। ये वजह क्या है कि पहले वो स्टीम नीड में आ गए, लोगों को अपने आप को मतलब बताने की कोशिश कर रहा था, रिकग्निशन स्टेज की तरफ वो था। तो ये क्या मैस्लो थ्योरी हमें क्या बताता है, वो जो है सेल्फ एक्चुअलाइज होगा। मैस्लो थ्योरी हमें क्या बताता है कि हमारी ये जो नीड्स है ये हायरार्की में होती है, पहले आपकी बेसिक नीड जब खत्म हो जाए फिर आप नेक्स्ट नीड की तरफ जाए, ठीक है। तो ये है मैस्लो थ्योरी, जिसका रिफ्लेक्शन कहाँ पर जाता है, आपका कंज्यूमर बाइंग पे, कि जितना आपका ये बढ़ेगा आपका कंज्यूमर, अब इसका जो है जब एक बंदा अपने फर्स्ट नीड को फुलफिल कर सके, खामखा वो नेक्स्ट नीड की तरफ जाएगा ना, ठीक है। अगर नहीं है पैसे या उसके पास वो स्टेटस है नहीं तो वो क्यों जाए, ठीक है। अब फिजियोलॉजिकल नीड वाले क्या होते हैं, वो लोग होते हैं जो तकरीबन आप कह सकते हैं कि यार वो खाने की तलाश में होते हैं, और वो अगर दुनिया में कुछ भी हो रहा है तो उसको वो कुछ उसको असर उस पर नहीं है। कहता है कि यार मैंने अपने लिए कुछ कमाना है, घर के लिए राशन कमाना है, उसका जो है दुनिया में जो हो रहा है, दुनिया के साथ जो हो रहा है उसको कोई फर्क नहीं। लेकिन जब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाले लोग होते हैं, वो सोशल और स्टीम नीड वाले होते हैं, तो वो क्या करते हैं, लोगों के बारे में भी सोचते हैं, दुनिया को भी देखते हैं कि यार दुनिया में क्या हो रहा है, ठीक है। और इसी तरह जो है आपकी सेटिस्फेक्शन है, हम ये इसलिए कहते हैं कि यार आपकी मोटिवेशन लेवल कहाँ पर है। ये जो आप मिडिल क्लास के हो तो आप खामखा वो आप अपने आप रिकग्निशन की तरफ भी नहीं जाते, लेकिन आप कोशिश करते कि आप रिकग्नाइज हो जाए, फिर आप सेल्फ एक्चुअलाइज बनेंगे ना। सेल्फ एक्चुअलाइज तो आपकी सेल्फ डेवलपमेंट होगी, लोग आपको जानते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं थोड़ा सा सेकंड स्टेप हमारे पास जो है वो परसेप्शन। क्या है जी, परसेप्शन। जी आप लोग मुझे बताइए मोटिवेशन के हवाले से कि आप लोग किस स्टेज में हो जी, आप में से कोई एक बता दें, एक एक करके बताए, पहले आप फहद तक आप बताएं। जी कैसे हैं? अभी तक जो मैंने डिस्कशन किया आपको समझ नहीं आया? हेलो जी, अभी तक मैंने जो मोटिवेशन के हवाले से डिस्कशन किया आपको समझ नहीं आया? सर जी है लेकिन थोड़ा समझ आया। तो कैसे आपको जो समझ नहीं आ रहा तो आप क्वेश्चन क्यों नहीं करते? ठीक है, आगे जाते हैं परसेप्शन की तरफ, ठीक है, छोड़ दो। परसेप्शन में क्या है, it's a process by which people select, organize and interpret information to form a meaningful picture of the world. अब परसेप्शन क्या है कि लोग कैसे अखज़ करते हैं, फिर वो इंफॉर्मेशन कैसे इंटरप्रेट करते हैं, उससे मीनिंगफुल पिक्चर कैसे बनाते हैं। अब एक मोटिवेटेड पर्सन जो है होता है वो खामखा एक्ट ज्यादा करता है, और इसका इन्फ्लुएंस भी इसी तरह होता है कि उसका परसेप्शन सिचुएशन में खामखा उसका कुछ ना कुछ होता है, ठीक है। और वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन भी देखता है, और वो अपने 5 सेंस का इस्तेमाल भी करता है, साइट, हियरिंग, स्मेल, टच और टेस्ट, इन 5 सेंस का इस्तेमाल भी करता है।
और उसकी जो है वो कैसे ऑर्गेनाइज करता है, कैसे इंटरप्रेट करता है, वो डिपेंड करता है उस पे, उस बंदे पे। और उस लोगों का अपना एक डिफरेंट परसेप्शन होता है, क्योंकि वो अपने आप को कैसे वो उसको सेलेक्ट कैसे करते हैं, उसको डिस्टॉर्शन कैसे करते हैं, उसको रिटेन कैसे करते हैं, मतलब डिस्टॉर्शन का क्या मतलब, खत्म कैसे करते हैं, अपने पास कैसे रखते हैं। ठीक है, अगर आप देख लें तो सेलेक्टिव अटेंशन कहां पर होती है, जब लोग जो है, लोगों के पास वो इंफॉर्मेशन एक्सपोज हो जाता है, और वो लोग क्या करते हैं, लोग कंज्यूमर, मतलब स्पेशली मार्केटियर क्या करते हैं कि कंज्यूमर अटेंशन चाहता है। खामखा जितने भी ये आपके मल्टीनेशनल कंपनी जो होते हैं, उसका काम ये होता है किस तरह कस्टमर को अट्रैक्ट किया जाए, क्या किया जाए, कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जाए, और स्पेशली उसमें फिर वो सिलेक्शन अटेंशन को ज्यादा अहमियत देते हैं। इसी तरह अगर आप सेलेक्टिव डिस्टॉर्शन की बात करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि यार किसी तरह इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचा भी, लेकिन इस तरह ना हो, मतलब उसको ऑलरेडी इंफॉर्मेशन का पता है। इसी तरह आप क्या करते हो, उसको दोबारा भी कहते हो कि यार किसी तरह आप उस पर यकीन करो। ठीक है, तो लोग भूल जाते हैं उस चीज को। डिस्टॉर्शन क्या है कि यार उसको भूलना खत्म हो जाता है। ठीक है, खत्म हो जाना, फिर उसमें जो है दोबारा बता। ठीक है, तो उसमें फिर सेलेक्टिव रिटेंशन का क्या मतलब है कि इसमें आप क्या करते हैं, गुड पॉइंट्स को क्या करते हैं, आप ब्रांड की तरफ फेवर करते हो। गुड पॉइंट्स अगर आपके पास कोई भी है, तो आप उसको ब्रांड की तरफ जाते हो, और आप उसमें जो है सेलेक्टिव अटेंशन डालते हो। फिर उसमें डिस्टॉर्शन और रिटेंशन, तो उसमें क्या है कि लोग किसी तरह आपका मार्केट शेयर की तरफ जाते हैं। ठीक है ना, आप मार्केट शेयर का क्या मतलब है कि आप किसी तरह कस्टमर बनाते हो। ठीक है, अब आते हैं लर्निंग की तरफ। ये हमारा थर्ड फैक्टर है, इसको थोड़ा सा पढ़ना। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग, मतलब किसी बंदे की बिहेवियर में चेंज आना विद द पैसेज ऑफ एक्सपीरियंस, विद द पैसेज ऑफ टाइम। और आप एक्सपीरियंस से भी गेन कर सकते हैं, आप एजुकेशन से भी कर सकते हैं। लर्निंग असल में कि लोग क्या एक्ट करते हैं, वो लर्निंग में आ जाता है। लोग क्या एक्ट करते हैं, वो लर्निंग में आ जाता है। अच्छा, ये कल आपसे सवाल, लर्निंग का क्या मतलब है जी, आप अपने हिसाब से बताएं। व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग। जी तला, आपसे मैंने सवाल किया, आपका माइक मैं ऑन करता हूं। व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग, तलहा आप बताएं। जी, लर्निंग किसी चीज के बारे में सीखना। ठीक है, कैसे, अब आपकी लर्निंग क्या है, यहाँ पर आप जो पढ़ रहे हैं ये भी लर्निंग है कि नहीं। ये भी लर्निंग है सर जी। अभी हम सीख रहे हैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का, अभी हम प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग के बारे में स्टडी कर रहे हैं, हम सीख ठीक रहे है, हैं। तो ये मेरी लर्निंग हो गई। और क्या है जी, इसी तरह आप भी कोई जी। और बताएं। ठीक है, आप सही हाँ। है। और सर जी किसी बिजनेस के बारे में सीखना हो तो उसके ठीक लिए भी है, हम लर्निंग करते हैं, देखते हैं आपके तरीके क्या है, लर्निंग के तरीके बिजनेस क्या के है, लिए। थोड़ा बहुत आप मुझे बताएं कि लर्निंग के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। लर्निंग के सर जी एक प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल में हम प्रैक्टिकल हिसाब में भी हम लर्निंग कर सकते हैं। किसी चीज को ठीक है, काम करते करते हम लर्निंग करते हैं। वेरी गुड, बुक के थ्रू हम लर्निंग करते हैं, स्टडी करते हैं, बुक के थ्रू लर्निंग भी होती वेरी है गुड, हमारी। वेरी गुड। और ओके, दैट्स एनफ, वेरी गुड, वेरी गुड। आपने सही तरीके से बता दिए। ठीक है, ये सारे लर्निंग के तरीके हैं। ठीक है जी, अपना माइक बंद करें। ठीक है सर जी। अच्छा, इसमें आपका ड्राइव ड्राइव क्या है कि आपका इंटरनल स्टिमुलस, मतलब आप खुद ये समझते हैं कि यार मेरा ये एक्शन की तरफ आप कॉल जाए, आपका एक स्टिमुलस ऑब्जेक्ट होना चाहिए, आप उसकी तरफ ज्यादा सोचते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तो है, लेकिन आप मोटिवेट कर रहे हो एक बंदे को कि यार वो एक कैमरा बाय करे। ठीक है, अगर आप एक सेल्फ विजुअलाइजेशन में हैं और आप एक कैमरा बाय कर रहे हैं, तो कंज्यूमर का रिस्पॉन्स क्या है, द आइडिया ऑफ बाइंग ए कैमरा इज कंडीशन बाय सराउंडिंग यूज, क्योंकि वो लोगों से मुतासिर है। ठीक है, लोग देख रहे हैं, लोग ले रहे हैं, तो मैं भी ले रहा हूँ।
तो ये क्या है कि एक रिस्पांस होता है, उसी वजह से वो लेता है। तो ये लर्निंग क्या है असल में, लोगों से सीखना, एनवायरनमेंट से सीखना, रेस्पॉन्स से सीखना, क्यूज से सीखना, और आप रीइंफोर्स भी कभी कभी हो जाते हैं किसी चीज से। तो आप लर्निंग करें कि आप इंडिविजुअल का एक्सपीरियंस से कुछ सीखना, तो ये लर्निंग बन जाता है। एक्सपीरियंस आप एजुकेशन भी हो सकता है, नॉलेज भी हो सकता है, काम भी हो सकता है जहाँ पर आप काम करते हो, ठीक है। तो दीज आर एक्सपीरियंसेस दैट यू लर्न थ्रू आउट योर लाइफ। इसी तरह आपका बिलीव क्या है और एटीट्यूड। बिलीव क्या होता है कि आपका एक डिस्क्रिप्टिव थॉट, जो बंदा एक चीज के बारे में रखता है। अब बिलीव आपका ये है कि आप अपने मतलब रिलीजन के बारे में बिलीव रखते हैं। तो ये क्या है कि आपका एक थॉट होता है जो आप अपने साथ होल्ड करते हैं, ठीक है। अब अगर आप देख लें, जब आप लर्निंग करते हैं तो लोग अब साथ साथ में वो बिलीव और एटीट्यूड को भी समझते हैं और उसको सीखते हैं, और इसका इन्फ्लुएंस भी बाय बिहेवियर पे जाता है। क्योंकि बिलीव जो आपका बन जाए किसी भी चीज के बारे में, तो आपको रियल नॉलेज भी पता चल जाती है, आपको ओपिनियन का भी पता चल जाता है, आपको फेथ का भी पता चल जाए, मतलब ईमान जिसको हम कहते हैं, ठीक है। और आप जो उसके इमोशनल चार्ज होते हैं उसके बारे में भी आपको पता चल जाता है। इस तरह मार्केटियर्स क्या करते हैं, बिलीव ऑफ द पीपल इसी तरह जो है वो भी उठाते हैं, उसको फॉर्मुलेट करते हैं किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के बाद। वो क्यों करते हैं, बिलीव को क्यों हम उठाते हैं जी। अच्छा, आप लोगों से सवाल है, आप में से एक बताइए, तलहा या आप बताएं या फात तक आप बताएं, बिलीव को हम क्यों उठाते हैं यार, किसी भी मार्केटिंग के हवाले से क्यों उठाते हैं जी। एक तो बता दीजिए शाबाश। तलहा या आप बताएं या आप फात तक आप बताएं। सर जी क्योंकि इसमें बिलीव करना जरूरी होता है। किस तरह से आप बता सकते हैं अपने एक्सपीरियंस से कि बिलीव क्यों। मैं आपको कुछ मिसालें बता सकता हूँ, लेकिन आप बताएं तो अच्छा होगा, ठीक है। सर जी अगर बिलीव ना हो तो फिर तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, ठीक है। असल में मैं आपसे मिसाल लेना चाहता हूँ कि आप कुछ मिसाल बताएं, मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से आप बिलीफ सिस्टम की बात करते हैं ना, फेथ की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं जिसपे कहता है कि यार ये हलाल है। तो हलाल का क्या मतलब है कि यार मुसलमान लोग उसको खरीदेंगे। कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स उस पर लिखा नहीं होता तो वो हम लोग खरीदते नहीं। तो अगर आप देख ले वेस्टर्न में भी, तो आपको हलाल और उसमें बयान किया कि यार ये हलाल है, तो हलाल वो मुस्लिम लोग ज्यादा खरीदते हैं। इसी तरह आपका बिलीव ये है कि यार ये पोर्क जिसको हम सुअर का गोश्त कहते हैं वो हलाल नहीं है, तो वो हम हराम कटेंगे, तो आपका बिलीफ सिस्टम आपको बता देता है, तो आप उसको खाते नहीं। इसी तरह यही गाय जो हम खाते हैं, या अगर आप इंडिया जाए तो हिंदू कम्युनिटी उसको बुरा मानते हैं, वो कहते हैं कि इसको नहीं खाना चाहिए। तो ये उन लोगों का एक बिलीफ सिस्टम बना है, एक डिस्क्रिप्टिव थॉट बना है एक चीज के बारे में कि यार क्या वो सही समझता है, कौन सा चीज गलत समझता है किसी भी सोसाइटी में, किसी भी एंगल से। तो वो उसका एक बिलीफ और फेथ सिस्टम है, दैट्स व्हाई दे प्रिवेंट सच काइंड ऑफ परचेज। और वो उसको रॉन्ग समझता है और किस चीज को वो सही समझता है, ठीक है। तो वो कभी कभी कहते हैं कि इसको सही करना चाहिए। तो अभी तक वो इंडिया में अगर आप देख सकते हैं तो कोई मसला अभी तक वही चल रहा है कि गाय को ज़बह नहीं कर सकते, उस पर बड़े मसले होते हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर आप पोर्क की मिसाल है तो पाकिस्तान में वो हम नहीं खाते, ठीक है। अब आते हैं एटीट्यूड की तरफ। समझ आ गया जो मैंने बता दिया। जी समझ आ गया आप लोगों को। अच्छा आगे जाते हैं, आप लोगों का नेटवर्क इशू हो सकता है। अच्छा, एटीट्यूड में क्या है कि एक बंदे की कंसिस्टेंटली फेवरेबल और अनफेवरेबल एवेल्युएशन, उसके उसमें उसकी फीलिंग्स भी आ जाती हैं, टेंडेंसी टुवर्ड एन ऑब्जेक्ट और आइडिया भी आ सकता है। कि एक बंदे का एटीट्यूड रिगार्डिंग रिलीजन क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, क्लोथ्स क्या है, म्यूजिक, फूड और ऑलमोस्ट एवरीथिंग एल्स। अब एटीट्यूड किस चीज के बारे में, आपको हर चीज के बारे में एवेल्युएट करना, मतलब आप हर चीज के बारे में एवेल्युएट, तो आपका एटीट्यूड है ना इस चीज के बारे में, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी आइडिया के बारे में। अब एटीट्यूड क्या कर रहा है कि एक लोगों को फ्रेम कर रहा है उसकी माइंड ऑफ लाइकिंग में, कि वो क्या चाहता है, क्या पसंद करता है, कौन सी चीज पसंद नहीं करता, तो उसमें उसका एटीट्यूड आ जाता है। और वो क्या कर रहा है,
और अब आप आपको मैं अब मिसाल देता हूँ, कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जो लोग बड़े बेकार भी होते हैं, लोग खरीदते हैं, असल में वो ट्रेंड बन जाता है ना, लोग उसको पसंद ज़्यादा करते हैं तो फिर हर बंदा जो है वो खरीदता है। ठीक है, कोई इस तरह का एक मिसाल आप बताएं खटक जी, आप बताएं कि एक ऐसा चीज़ जो पाकिस्तान में है और लोग ज़्यादातर लोग जो है फिर वो खरीदते रहते हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं पाकिस्तान में जो आए लोग ज़्यादा खरीदते हैं, फिर उसको ज़्यादा फोकस होता है लोग उस चीज़ में, कोई इस तरह का एक मिसाल बताएं शाबाश, फवाद खटक आप बताएं। सर जी क्या चीज? कोई भी प्रोडक्ट मैंने आपसे सवाल किया नेट कि स्लो है सर जी आपकी। मैं आपसे ये सवाल किया, अर्ज किया कि कोई ऐसा प्रोडक्ट बताए जो पाकिस्तान में आया और लोग उसको ज्यादा लेते हैं, बजाय इसके कि यार वो देख ले, लेकिन वो ट्रेंड बन चुका होता है और लोग ज्यादा खरीदते हैं, लोग उसको ज्यादा पसंद करते हैं, तो हर बंदा वो लेता रहता है, तो वो कौन सा चीज है? कोई ऐसे दो तीन मिसाल बताएं या एक मिसाल बताएं। सर मतलब किस चीज में सर जी? जो स्पोर्ट्स चीज में भी या हो, वैसे हर जो चीज भी हो? जो भी हो। हेलो ये सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ शाबाश। सर। जी जी शाबाश, बताएं, मैं सुन रहा हूँ ना, कोई एक चीज तो बता दीजिए। सर जी ये मतलब फ्रिज वगैरह, फ्रीजर हो गया, फ्रिज हो गया है यार कंपनी का। तो वो तो आप ये नहीं कह सकते कि यार ये बंदा ले रहा है तो मैं भी ले रहा हूँ, ये तो आम सी बात है, जिसको जरूरत होती है वो लोग खरीदते हैं ना। कोई ऐसा चीज बताए, अगर आप, मैं आपको कहूँ कि आईफोन है, तो आ जाते हैं तो हर लोग बंदा कहता है कि यार आईफोन 12 प्रो आ गया, तो हर बंदा वो खरीदता रहता है। तो वो क्या है कि वो उसकी जो है वो एटीट्यूड की वजह से, लोगों के एटीट्यूड की वजह से वो लोग खरीदते हैं। ठीक है, इसी तरह कुछ और मिसाल, मैंने आपको एक मिसाल बता दिया, आप दूसरा मिसाल आप मुझे यस बताएं सर। शाबाश, बताएं शाबाश, आप बताएं कोई ऐसा चीज। सर जी वो एक वो एम मतलब जो अभी नए लॉन्च हुए सर, क्या है सर जी, मौलाना तारिक गाड़िया जमील है, साहब के जो अच्छा ब्रांड है, है। अच्छा ठीक है, तो उसका क्या रिलेशन है एटीट्यूड के साथ? MTG वाला। उसके एटीट्यूड के साथ क्या रिलेशन बनता है, आप मुझे ये बताएं। ठीक है चलो मैं आपको बताता हूँ, खैर असल में एक बंदे का एटीट्यूड जो होता है जी वो आप मतलब उसको सही तरीके, मतलब डिफिकल्ट होता है कि आप चेंज कर सके, ठीक है। और वो क्यों? क्योंकि उसकी जो अपनी सेल्फ एक्सप्रेशन होती है उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। और एटीट्यूड जो है एक बंदे की, वो एक जगह पर फिट होता है, वो एक पैटर्न में फिट हो जाता है, और जब आप उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं तो वो ज़्यादा बहुत मुश्किल होता है, और यूजुअली वो अपने ही प्रोडक्ट्स के साथ एसोसिएट होता है और वो चेंज नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर आप आईफोन की, मैंने बता दिया ना आईफोन की, कि लोग आपको इस तरह के सोसाइटी में लोग नजर आएंगे कि वो आईफोन की बजाय कोई और चीज़ इस्तेमाल नहीं करता, उसके पास वो लैपटॉप भी मैकबुक का होगा, एप्पल वाला होगा। क्यों? क्योंकि उसका एटीट्यूड उसके साथ बन गया है, वो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आप आईफोन यूजर को बताया कि सैमसंग बेस्ट है, ये दूसरा फोन जो है ओप्पो बेस्ट है, या उसको कहे कि यार ये वाला बेस्ट है, ये क्या है शामी बेस्ट है या हवावी बेस्ट है, तो उसके साथ आप तबसरा नहीं कर सकते। उसको आईफोन, उसका वो एटीट्यूड बना है, वो उसने अपनी एवेल्युएशन की है, उसकी अपनी फीलिंग्स हैं एक ऑब्जेक्ट, एक आइडिया के हवाले से, तो वो उसको फिर चेंज नहीं कर सकता, विद द पैसेज ऑफ टाइम हो सकता है, लेकिन उसको एक हफ्ते के अंदर, महीने के अंदर ये चेंज करना मुश्किल होता है। आप उसको इस तरह कर सकते हैं कि टाइम बाय टाइम उसको रुका है, तो वो हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अब समझ आ गया जी खटक, समझ आ गया आपको? जी सर आ गया, लेकिन ये नेट का मसला है, इसी वजह से आपकी आवाज में सही ठीक है नहीं आ ठीक रहा है है। ठीक ठीक है।
अच्छा, आते हैं अब टाइप्स ऑफ बाइंग बिहेवियर की तरफ। क्या जी? टाइप्स ऑफ बाइंग बिहेवियर की तरफ। अच्छा, बाइंग बिहेवियर किसे कहते हैं और हम क्यों वो करते हैं, इसको ज़्यादा वो तरजीह क्यों देते हैं? कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं जो आप रोज़मर्रा के हिसाब से ले रहे हैं, कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं जो आप कभी कभार लेते हैं, कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स भी होते हैं जिसमें आपके चॉइसेस होते हैं, आपके साथ दोस्त जाते हैं, तो आप उसमें फिर आपका डिफरेंट सिचुएशन पे डिफरेंट आपका बाइंग बिहेवियर बन जाता है, ठीक है? तो उसमें हमारे पास कुछ मुख्तलिफ एग्जांपल जो मैं आपके साथ वो डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर। अब कंज्यूमर जो है कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर को कैसे इन्वॉल्व करते हैं? कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर में कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर क्या है कि इस सिचुएशन में आप अपने आप को हाई कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट आपका होता है। जब आप एक चीज को लेते हैं तो आपका ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है और आप डिफरेंस ज्यादा देखते हैं ब्रांड्स। आप क्या देख रहे हैं? डिफरेंस ज्यादा देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप फॉर एग्जाम्पल एक जगह पर जा रहे हैं और आप ये एक्सपेक्ट करके मैं एक गाड़ी ले रहा हूँ, ठीक है? और वो एक चीज के बारे में अब आप पहले जानकारी करो कि यार एक्सपेंसिव है, रिस्की है, उसमें परचेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो कम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर में आप क्या कर रहे हैं? पहले एक चीज की जानकारी आपका जरूरी है, आप इवेलुएट कर रहे हो एक चीज को, फिर उसके बारे में सीखते हो, फिर उसकी प्रोडक्ट क्लास के बारे में सीखते हो कि यार कौन सा ब्रांड अच्छा है, होंडा अच्छा है, टोयोटा अच्छा है, निसान अच्छा है, और कौन से ब्रांड से गाड़ियों में तो कौन सा अच्छा है, तो उसमें फिर आप सीखते हो, फिर उसके बाद आप जाके ले लेते हो फाइनल ब्रांड चॉइस। आपका क्या होता है कि पहले आप मोटिवेट हो जाते हो, अपने आप को मोटिवेट कर लेते हो, एक स्टोर के पास जाते हो, मुख्तलिफ लोगों के साथ जाते हो, ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन लेते हो, वीडियोस देखते हो, गाड़ियों के बारे में सोचते हो। तो मैं आपको गाड़ी की मिसाल इसलिए कि यार आपका कम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर में आपकी तकरीबन गाड़ी आ जाती है, ठीक है? तो क्या होता है, या आप घर लेते हो तो उसमें भी आपका ज्यादा वो लोगों से पूछते हो, खुद एक्सपीरियंस में वो जाते हो, कुछ लोगों से लेते हो, कुछ खुद जाते हो, देखते हो कि कौन सी जगह पे घर अच्छा है, इस तरह गाड़ी के बारे में भी ज्यादा सोचते हो, ठीक है? तो कम्प्लेक्स में क्या होता है कि आपका वो भी ये सिचुएशन जिसमें कंज्यूमर की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होती है और उसमें डिफरेंस अमंग द ब्रांड्स आप ज्यादा है, ठीक है? अब आते हैं डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग भी है। अब इसमें क्या होता है कि आप सिचुएशन को कैरेक्टराइज, लेकिन इन्वॉल्वमेंट आया होता है, लेकिन आप ब्रांड में इतना वो नहीं करते, इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आपका ब्रांड नहीं होता। आप खामखा कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर में आपका होता है, आप जाते हो लेकिन ब्रांड में इतना वो नहीं करते। फॉर एग्जांपल, जब आप जाते हैं हाई इन्वॉल्वमेंट आपका एक्सपेंसिव चीज़ों के पास हो जाता है, लेकिन आपका इनफ्रीक्वेंट होता है, उसमें आपका रिस्की परचेज कह सकते हैं, लेकिन आपका लिटिल डिफरेंस होता है, ब्रांड में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। फॉर एग्जांपल, एक जगह पर आप जाते हो, आप कारपेट ले रहे हो या कारपेटिंग कर रहे हो, ठीक है? और इसी तरह आप डिसीजन ले रहे हो कि यार जो हमारे पास कोई एक कारपेटिंग है ये एक्सपेंसिव है, या आप कह रहे हो कि सेल्फ एक्सपेंसिव है, तो वो आप उसमें इतना ज्यादा ब्रांड्स नहीं देखते, बस एक उठा लेते हो, उसमें देखते हो कि यार ये अच्छा है, तो उसमें से थोड़ा बहुत वो प्राइस में वो कर रहे हो, लेकिन जाते हो और उसमें खामखा देखते हो कि कौन सा अच्छा है, सिर्फ ये देखते हो, ये नहीं कहते कि एक वाला ब्रांड देखो, ये वाला ब्रांड देखो, ये वाला, तो उसमें वो नहीं, ठीक है? तो उसमें आप गुड प्राइस की तरफ जाते हो, परचेज कन्वीनियंस की तरफ जाते हो। लेकिन इसमें एक और चीज है जिसको हम पोस्ट परचेज डिसोनेंस होता है। जब आप आफ्टर सेल्स डिस्कम्फर्ट फील करते हो, या उसमें अगर आप सर्टन डिसएडवांटेजेस देख लो या कुछ और देख लो, तो फिर वो आपके लिए थोड़ा सा फेवरेबल नहीं होता, फिर वो दोबारा आप नहीं परचेज करते, ठीक है? तो उसके बारे में अब आते हैं हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर की तरफ। हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर में क्या होता है कि कंज्यूमर का वो सिचुएशन जिसमें आपका डेली बेसिस पे या आपका फ्यू सिग्निफिकेंट ब्रांड में डिफरेंस आप नहीं देखते, लेकिन डेली बेसिस पे आप एक चीज को खरीदते रहते हैं। क्या होता है कंज्यूमर बाइंग? अच्छा, ये टाइम आउट हो रहा है, लेकिन हम कोशिश करके इसको खत्म कर लें। इसमें क्या होता है कि आपका सिचुएशन में लो लगा, कंज्यूमर का जो है वो लो इन्वॉल्वमेंट होता है और आप ब्रांड डिफरेंस को नहीं देखते, बस जो मिल जाए वो आप करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि शुगर, जब आप शुगर लेते हैं तो आप डायरेक्ट स्टोर जाते हैं और उसमें इतना वो नहीं करते, बस जाते हो, यार मुझे शुगर चाहिए, मुझे 10 किलो दे दो, 5 किलो दो, मुझे नमक चाहिए, बस एक कोई नमक दे दो। तो वो क्या है, आप हैबिचुअली एक चीज जाते हो वहां पर एक स्टोर में जाते हो और उसमें से ब्रांड डिफरेंस नहीं देखते। शुगर है उसमें तो नहीं लिखा कि यार ये पाकिस्तान शुगर है, ये इंडिया शुगर है, ये अफगानिस्तान शुगर है। शुगर बस मुझे चाहिए 10 किलो दे दो, 15 किलो दे दो। हाँ, वो अलग बात है कि आप कहते हैं बड़ा शुगर है, इस तरह की भी कुछ लोग होते हैं, ठीक है? तो हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर में कोई एक मिसाल बता दी आप लोगों में से कोई एक बता दे शाबा।
जी कोई एक मिसाल तो बता दिया आप लोग, शाबाश। जी तलहा आप बताएं। तलहा आपसे मैंने सवाल किया है, आप जी। तलहा आपसे मैंने सवाल ये किया है कि हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर में कोई मिसाल बताएं। चलो आगे जाते हैं। अब इसमें हम डिफरेंस कैसे देखते हैं, अगर आप कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर, वैरायटी सीकिंग बिहेवियर या डिसोनेंस की प्रोड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर या हैबिचुअल, तो उसमें हम क्या देखें, आप थोड़ा सा वैरायटी देखते हैं, फिर ये टेबल के हवाले से फिर मैं आपको बताता हूँ। वैरायटी में क्या होता हेलो है, जी जी मैंने सवाल किया हेलो लेकिन टाइम आउट हो गया, टाइम आउट हो गया, अब टाइम नहीं है, ठीक है। तो वैरायटी सीकिंग बिहेवियर में क्या होता है, जी सर, ये नेट काम नहीं कर रहा। ठीक है ठीक है ठीक है, अब खैर है, बस सुन लें, मैं आपको वीडियो रिकॉर्डिंग दे सकता हूँ, ठीक है, यूट्यूब से भी फिर आप कर सकते हैं, मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ। अच्छा, वैरायटी सीकिंग बिहेवियर में क्या होता है कि आप सिचुएशन को भी देखते हो और उसमें फिर आप कंज्यूमर का इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, कम होता है, लेकिन आप उसमें थोड़ा सा सिग्निफिकेंट परसीव ब्रांड डिफरेंस देखते हो। थोड़ी सी वैरायटी में आप देखते हो कि यार ये वैरायटी अच्छी है, दूसरी वैरायटी अच्छी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी अपने लिए बिस्किट लेते हैं तो आपके पास मुख्तलिफ ब्रांड हैं, उसमें आपका पीनट पिक भी है, आपका वो कैफे भी है, दूसरा भी है, तो आपके पास मुख्तलिफ ब्रांड है, तो उसमें आप देखते हो, उसमें आप इवेल्युएशन इतना नहीं करते, लेकिन आप देखते हो कि यार कौन सा चॉइस अच्छा है, तो वो वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर में आता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, कंज्यूमर बाइंग सिचुएशन इन सिचुएशन कैरेक्टराइज्ड बाय लो कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट, लेकिन उसमें आप क्या करते हो कि सिग्निफिकेंट ब्रांड डिफरेंस थोड़ा सा देख लेते हो, ठीक है। तो ये क्या है, वैरायटी। अब थोड़ा सा ये टेबल के हवाले से मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंट ब्रांड डिफरेंस कहाँ पर, यहाँ पर, अब यहाँ पर ज्यादा है वैरायटी, और उसमें जो है कॉम्प्लेक्स में इसका आपका ब्रांड डिफरेंस थोड़ा सा ज्यादा हो। अब हाई इन्वॉल्वमेंट कहाँ पर आपकी हो सकती है, ये आपका कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर है, लो इन्वॉल्वमेंट आपका वैरायटी, जिस तरह आपने बिस्किट की भी मिसाल आपको दे दी, ठीक है। अब डिसोनेंस में क्या होता है कि आपका फ्यू ब्रांड डिफरेंस होता है, ठीक है, और इतना आप वो नहीं देखते, लेकिन आप क्या करते हो कि यार उसमें थोड़ी सी क्वालिटी और प्राइस को देखते हो कि यार वो हो जाए, लेकिन ऐसा में हो कि आप डिफरेंस को नहीं देखते हैं, और वहां पर आपकी थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट तो खामखा होती है, हाई इन्वॉल्वमेंट होती है कि यार किसी चीज को खुद देख लें, लेकिन ब्रांड मैंड को तस्वर नहीं कि यार प्राइस में अच्छा हो, ठीक है। फिर हैबिचुअल में क्या होता है कि लो इन्वॉल्वमेंट होता है, शुगर मुझे चाहिए, मुझे दे, उसमें आप डिफरेंस का भी नहीं देखते और इन्वॉल्वमेंट भी इतना नहीं होता, तो आप शुगर लेते हो तो ये नहीं देखते कि मुझे ये ब्रांड वाला शुगर चाहिए, ठीक है, जाते हो मुझे शुगर दे दो बस, 10 किलो है, 5 किलो है, 50 किलो है, मुझे ये चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आप लोग को समझ आ चुका होगा कि वैरायटी में और डिसोनेंस और इसी तरह हैबिचुअल और वैरायटी में क्या फर्क है, ठीक है, तो इतना आप लोग को समझ आया होगा, ठीक है। तो आई गेस आज के लिए इतना काफ़ी है, और कोशिश करते हैं कि इसको फिर ख़त्म कर लें, इस चैप्टर को, अभी टाइम है इसमें ख़त्म करने में। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, जी तलहा कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं। हैं। कैसा लगा आपका लेक्चर, आज कुछ समझ आ गया थोड़ा बहुत कि नहीं? जी जी सर, बिल्कुल सर। चले जी। अच्छा, मैं आज आप लोगों को, कल मैंने बताया था लेकिन आज मैं आप लोगों को असाइनमेंट्स असाइन कर रहा हूँ, कोशिश करें कि असाइनमेंट्स आप वक्त पे करें, ठीक है। और ये आपको हार्ड फॉर्म में सबमिट करना है, ठीक है, ऑनलाइन नहीं करना। जब आप कुरियर पे भी कर सकते हैं, अगर आप आते हैं तो मैं आपको टाइम ज़्यादा दूंगा, ईद के बाद आप सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम ये सबमिट करें, हम तो अभी चतरा में। नहीं नहीं, ईद के बाद आप सबमिट कर सकते हैं, मतलब ईद के बाद जब आप आएंगे तो फिर आप सबमिट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन असाइनमेंट पे थोड़ा सा काम ज़्यादा है, ठीक है जी। चले जी, चलिए दिस इज द ठीक है। एंड ऑफ योर लेक्चर, विश यू ठीक है बेस्ट सर सर, ऑफ जी लक ये फॉर असाइनमेंट योर किस लेक्चर। चीज में है अभी? ओपन होंगे तब मैं जूम में आपको बता रहा हूँ, जमा। ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, ग्रुप में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और विश यू हैप्पी ईद मुबारक ओके इन सर जी, एडवांस, ओके ठीक है। सर जी, आपकी आवाज भी नहीं आ रही, नेट का मसला है ठीक सर है, जी। मैं आपको विश कर रहा हूँ ईद मुबारक का एडवांस में, ठीक है। विश यू हैप्पी ईद मुबारक इन एडवांस, ठीक है। चलिए जी, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।